हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही हो, क्योंकि हमारा आरओ का एग्ज़ाम 28 से 29 दिन बचे हुए हैं। 11 फरवरी को होना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये समय जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वो टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करिए। जो भी आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं पढ़ाई करने के दौरान, उन सब का यूटिलाइज़ करने का वक्त है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है आपको। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। रिवीजन के तौर पे हमारा मेन मकसद क्या है, इस जो हमने ये स्टार्ट किया है विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज सॉल्व कराना, मेन मकसद है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा सके। DIS का ऑलरेडी हमने सारे टेस्ट कवर कर दिए हैं, समान हिंदी और GS के। PCS मंत्रा का भी हमारा पैरेलल में चल रहा है। आज हम लोग GS वर्ड का देखेंगे, टेस्ट 1, जो कि इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज देखेंगे हम लोग GS वर्ड का टेस्ट 1 का अगला क्वेश्चन, जो भी हमने पेंडिंग रह गया हमारे क्वेश्चन, है ना। ज़्यादा लेंदी ना हो क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में लेके आते हैं जिसको आपके लिए सुविधा हो। पहला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था, है ना। खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली या तैयब जी, है ना। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट किया जाता है ना। देखिए, प्रथम वर्ल्ड विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से स्टार्ट हुआ। इसमें ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को समर्थन पाने के लिए उन्होंने वादा किया कि हम तुर्की के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि जो वहाँ तुर्की में खलीफा का पद है वो विभिन्न सभी मुसलमानों के लिए वो प्रमुख माने जाते थे। खलीफा और उनके प्रति बड़ा सम्मान आदर का भाव रखते थे। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि या तुर्की हारे या जीते, हम उसके खलीफा के खिलाफ कोई भी अपमानजनक, हम कोई भी शर्तें या उनके कोई भी व्यवहार नहीं करेंगे। इसीलिए जब जर्मनी के साथ तुर्की युद्ध में पार्टिसिपेट करता है मित्र राष्ट्रों के विरोध में, और जर्मनी और तुर्की हार जाता है, तो सेवर्स की संधि, है ना, सेवर्स की संधि होती है तुर्की के मध्य और ब्रिटिश के मध्य। तो ये अफवाह फैल जाती है कि जो सेवर्स की संधि है वो तुर्की के खलीफा के प्रति बड़ा अपमानजनक शर्तें हैं। इससे क्या होता है, जो मुस्लिम होते हैं, पूरे विश्व के मुस्लिम इससे रुष्ट हो जाते हैं। भारतीय मुस्लिम भी ब्रिटिश सरकार के प्रति जो उनका रुख होता है वो विरोधी होने लगता है। विरोधी होने के साथ और उनके खिलाफ एक आंदोलन छिड़ने की बात होती है, खिलाफत आंदोलन। उस समय लखनऊ पैक्ट हो चुका था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस समय लखनऊ पैक्ट हो चुका था, कांग्रेस और मुस्लिम एक हो चुकी थी। तो गांधी जी भी आंदोलन में सक्रिय हो गए थे, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे। तो गांधी जी ने इस अवसर को भारत में मुस्लिम और हिंदू, है ना, कांग्रेस और हिंदू के एकता को उन्होंने सुअवसर माना। और ये जो चांस है उनको, क्योंकि उन्हें पता था अगर इसको हम डेप्थ में एनालिसिस करें तो गांधी जी का व्यू साफ था कि ये इस आंदोलन से कुछ होगा नहीं, लेकिन इस आंदोलन को अगर हम भारत में कंटिन्यू करेंगे तो भारत के लिए ये बहुत आगे के लिए बड़ा लाभकारी होगा, जो क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित हो सकती है। तो इसी सुअवसर का फायदा उठाकर गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन कमेटी का गठन किया गया और खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया शौकत अली जी द्वारा, है ना। शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, ये सबसे युवा अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। मोहम्मद अली, देखिए मोहम्मद अली, शौकत अली, है ना, अली बंधुओं ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, है ना। तो इन 3 लोगों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, क्या हो जाएगा? 1 2 3। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होने के कई अन्य फैक्टर्स भी हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, उसके जांच के लिए कौन सा हंटर कमेटी, है ना, हंटर कमेटी का गठन हुआ था। और हंटर कमेटी में उन्होंने सेमलेस कवरअप, इस जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो भी उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था, इसकी जितनी भी समीक्षा की गई इस कमेटी के माध्यम से, तो इसे कहा गया सेमलेस कवरअप, मतलब लीपापोती, एक बेतुका लीपापोती कहा गया। क्योंकि जो उन्होंने बताया इस कमेटी में बताया बिल्कुल उल्टी बातें थी,
है ना, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को स्टार्ट हुआ था। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन चल रहा था, फिर उसमें अंधाधुंध जनरल डायल के द्वारा गोली चलवा दी जाती है, लगभग हजारों लोग मरते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल डेटा देखें तो उसमें 300 प्लस लोगों का जिक्र है ना, कितने लोग मरे थे। कई अन्य फैक्टर भी इससे भी रुष्ट होकर, है ना, फिर खिलाफत कमेटी बनी और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन में ही इसी के अंतर्गत, है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, है ना। फिर क्या हुआ कि ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के बाद असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगा 1922 में, फिर उसको वापस ले लिया गया। फिर खिलाफत आंदोलन की भी प्रासंगिकता क्या हो गई, खत्म होने लगी। इसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम में अगर इसका हम लोग लाभ देके भारत के परिप्रेक्ष्य में, है ना, तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए काफ़ी ये मददगार रहा है ये आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे, है ना। 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वो थे, है ना। कहाँ पर दिया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, XYZ कोई भी है, अभी हमें आंसर नहीं पता, है ना, अभी आपको नहीं पता, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गोपी बाड़ दोलाई या लाला लाजपत राय, तो कहाँ से दिया था, तो पूछ सकता है दिल्ली के जामा मस्जिद, दिल्ली के मोती मस्जिद, है ना, दिल्ली के लाल किला से, तो दिल्ली के जामा मस्जिद से, है ना, कहाँ पे, दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे, वो कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद थे। लगभग 3000 मुस्लिम थे, 30,000 थे, सॉरी 30,000 मुस्लिम थे ये ना, 30,000 मुस्लिम वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, 30,000 मुस्लिम इकट्ठा हुए थे और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। क्योंकि उस समय जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का प्रयास था कि हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो उसको पाटी जा सके, क्योंकि ये वो हमारे आगे आने वाले आंदोलन में ये हेल्पफुल होगा, है ना। जो हम ब्रिटिश के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, स्वामी श्रद्धानंद, है ना, स्वामी श्रद्धानंद। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को, और इसी की याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब हर 2 वर्ष में मनाया जाता था, पहले 1 वर्ष में मनाया जाता था। महात्मा गांधी की बात करें, है ना, महात्मा गांधी की बात करें तो इनके 3 प्रमुख आंदोलन हैं। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने 12 मार्च को पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी साबरमती आश्रम गुजरात से, अहमदाबाद से, और ये दांडी तक गए थे नमक कानून को तोड़ने के लिए। लगभग 24 दिन की ये यात्रा थी, पैदल यात्रा, है ना। लाला लाजपत राय की बात करें तो जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। अगर साइमन कमीशन संबंधित 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। किसने कहा, देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हो रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, सारे अंग्रेजी शामिल थे, अंग्रेज थे, तो इसी का विरोध भारत में हो रहा था। अब साइमन कमीशन भारत क्यों लाया गया, किस उद्देश्य से लाया गया, तो 1919 के एक्ट में कहा गया था कि हर 10 वर्ष बाद भारत की जो संवैधानिक परिस्थितियां हैं उनकी जांच होती रहेगी कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या स्वतंत्रताएं दे सकते हैं, क्या भारतीय ये अब आगे ये इस संवैधानिक तंत्र को चलाने योग्य हैं। इन सब के एनालिसिस के लिए हर 10 वर्ष बाद एक कमेटी का गठन करने की बात करी गई थी। 1919 में कमेटी एक्ट आया था, 1919 का अधिनियम 10 वर्ष बाद की बात करी गई थी, लेकिन वो पहले आ गया, 1927 में ही आ गया हमारा साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में। भारत कब आया, 1928 में। इसी
कमीशन के विरोध में। क्यों? क्योंकि कोई भारतीय नहीं था। पूछ ले कि किसने एडवाइस किया, किसने ये सुझाव दिया कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं शामिल होगा, तो वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन का समय काल अगर टाइम ड्यूरेशन पूछे तो 1926 से 1931 तक इसका टाइम पीरियड रहा लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन के बारे में दो बातें और याद रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, है ना, ये किस लिए होता है? क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दे, साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करे, और गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि इन पर लाठीचार्ज करवाया जाता है ना, लाठीचार्ज करवाया जाता है। लाठीचार्ज होने के 1 महीने के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है, ये बात भी याद रखिएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? क्या है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, है ना। देख लेते हैं अभी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इनका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। क्या है? जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। CR दास ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, वापस कर दी थी, है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, इसमें कौन सा एक है जो गलत है, आपको बताना है ना। जैसे कि चित्तरंजन दास दे दिया, है ना, CR दास दे दिया कि राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, है ना। ओके, तो आपको बताना है इसमें सही। थोड़ा सा हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। क्या बात करते हैं? असहयोग आंदोलन की। जैसे मैंने बताया खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। किसकी हो गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है 1 अगस्त। लेकिन फिर भी ये स्टार्ट किया जाता है गांधी जी द्वारा, क्या कहा जाता है कि ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाल गंगाधर तिलक के लिए, अगर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन में पहली बार कहा गया कि 1 वर्ष में हमको स्वराज की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य बनाया गया, टारगेट बनाकर ये स्टार्ट किया गया था। और इसके जो अवधि रहता है 1920 से 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है ना, और 1922 तक चलता रहता है। 1922 में ये वापस क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपको सभी को पता है चोरी चारा का कांड हो जाता है। शांतिपुर से लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस पर लाठीचार्ज, गोलियां बरसाई जाती है, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये लोग भी जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो पुलिस उसमें आग लगा देते हैं, है ना, और जिसमें 22 लोगों के पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसी बात से आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, चोराचारी का कांड, है ना। तो 1922 में ये वापस ले लिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी बात सही है ना, ये भी बात बिल्कुल सही है कि 1 वर्ष का, है ना, स्वराज की प्राप्ति करने का ये लक्ष्य बनाया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अब क्या कहता है कि जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, है ना। अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं न्यू पेज में, है ना, जगह कम है यहाँ पे। देखिए, असहयोग आंदोलन के कई विरोध करता हुए, है ना, कई लोगों ने विरोध किया। जैसे कि पहला नाम आता है असहयोग। देखो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि असहयोग प्रस्ताव मान लेते हैं, प्रस्ताव का विरोध किसने किया? प्रस्ताव का विरोध, जब प्रस्ताव लाया गया था गांधी जी द्वारा, है ना, तो प्रस्ताव का विरोध किसने किया, है ना। पहला तो आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था कि अभी समय नहीं है असहयोग आंदोलन का चलाने का, जो कि गांधी जी द्वारा लाया गया था ना। गांधी जी द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था असहयोग आंदोलन का, तो एनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था। और कौन है इसमें? मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी इसका विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने भी, इन्होंने भी विरोध किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या है नाम है? सुरेंद्र नाथ
नाथ बनर्जी ने भी विरोध किया, है ना। लाला लाजपत राय ने भी विरोध किया, है ना। लाला लाजपत राय ने भी, लाला लाजपत राय, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्ताव का विरोध किया, तो सभी आपको बता दे रहे लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया, है ना, इसका विरोध किया। बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने भी इसका विरोध किया था। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने भी इसका विरोध किया था। और कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे क्वेश्चन में ही है, मोहम्मद अली जिन्ना और चित्तरंजन दास जिन्ना, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने भी इसका विरोध किया था, इस प्रस्ताव को। चित्तरंजन दास, है ना, इन्होंने भी विरोध किया कि ये प्रस्ताव अभी समय नहीं है असहयोग आंदोलन चलाने का, है ना। शंकरन नायर, शंकरन नायर, है ना, ये बहुत नायर है और भी है इसमें, है ना। इतनी बात याद रखें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन जिन लोगों के। एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चित्तरंजन दास और शंकरन नायर और भी हैं लोग, है ना। कुछ लोगों ने वापस ले लिया, है ना, कुछ लोगों ने वापस ले लिया, जैसे कि लाला लाजपत राय बाद में रेडी हो गए, है ना, बाद में रेडी हो गए कि हाँ ठीक है आप चलाइए, उन्होंने फिर वापस ले लिया। अली बंधुओं ने वापस ले लिया, है ना, अली बंधुओं ने पहले विरोध किया, फिर बाद में फिर उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कराने में मदद करी, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। इनकी जो असहयोग आंदोलन की कार्य योजना क्या रही, है ना, कार्य योजना, क्या कार्य करने वाले थे, इनकी कार्य योजना क्या रही, कार्य योजना क्या रही, कार्य योजना की क्या करने वाले हैं, व्हाट इज द असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में हम लोग क्या करने वाले, कोई मोटो होगा, कोई उद्देश्य होगा, कोई कार्य योजना होगी कि हम लोग ऐसे कार्य करेंगे असहयोग आंदोलन में। जैसे कि उन्होंने कहा कि उपाधियों, है ना, उपाधियों को हम लोग त्यागेंगे, उपाधियों को हम लोग त्यागेंगे, साथ ही साथ, है ना, जितनी भी उपाधियां, जैसे कि कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कि आप लोग भर्ती हो जाइए सेना में, क्योंकि युद्ध चल रहा था, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार खुश हुई गांधी जी से और उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि दे दी, है ना। जैसे जमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, जैसे हमारा क्वेश्चन ही था कि चित्तरंजन दास ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, तो वो कौन थे? जमुनालाल बजाज थे। कौन था? जमुनालाल बजाज ने राय की उपाधि त्याग करी थी, चित्तरंजन दास नहीं। चित्तरंजन दास ने तो इसका विरोध किया था, इस प्रस्ताव का। ओके, तो उन्होंने कहा उपाधियों का त्याग करेंगे। अवैतनिक मतलब जिसका कोई, जिस पद के लिए अवैतनिक पदों का त्याग, पदों का त्याग। देखिए ब्रिटिश के काल में क्या होता था, कुछ ऐसे पद होते थे जो बिना वेतन के होते थे और उस पद पर बने रहते थे लोग। तो इसके द्वारा, इस कार्य योजना के द्वारा किया गया कि आप उपाधियों का अंत करेंगे, उपाधियों का त्याग करेंगे, अवैतनिक पदों का त्याग करेंगे, जितने भी अवैतनिक पद हैं उन सबको त्याग करेंगे, है ना। विदेशी वस्तु का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, वस्तु का बहिष्कार, है ना, विदेशी वस्तु नहीं यूज करना है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, इनके ये कार्य योजना में शामिल था, है ना। दूसरा था कि असरकारी शिक्षा का विरोध। देखिए सरकारी शिक्षा क्या थी, उन्हीं के सरकारी शिक्षा का विरोध या उसको उसमें शिक्षा ना लेना सरकारी। देखिए सरकारी शिक्षा का मतलब क्या था, जैसे मैकाले आया था, मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा को प्रमोट किया। तो ये था कि सरकारी स्कूल होगा तो वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा होगी, तो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षा ना मिले, इसी वजह से सरकारी स्कूलों का विरोध किया गया, है ना। वकीलों द्वारा कहा गया, वकीलों द्वारा कहा गया कि आप न्याय व्यवस्था का बहिष्कार करिए, न्याय व्यवस्था का बहिष्कार करिए, है ना। ये सारे कार्य सम्मिलित थे। सरकारी और अर्ध सरकारी, जो भी सरकारी उत्सव हो, सरकारी उत्सव हो रहा है, साथ ही साथ अर्ध सरकारी उत्सव हो रहा है ना, अर्ध सरकारी उत्सव, उसका बहिष्कार, उसका उत्सव का बहिष्कार, है ना। ये कार्य योजना रखी गई असहयोग आंदोलन का, है ना, ये कार्य योजना रही। अब जान लेते हैं किसने किसने ये
क्या क्या किया, जैसे कि उपाधियां त्यागने की बात है तो राय बहादुर की उपाधि, राय की उपाधि त्याग करी जमुनालाल बजाज ने, जमुनालाल बजाज ने, बजाज ने। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया, है ना। केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दी, गांधी जी ने त्याग दी, है ना, गांधी जी ने त्याग दी, गांधी जी ने त्यागी, है ना। और शंकरन नायर ने, शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, है ना, इस्तीफा दे दिया, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। अब ये जो हमारा असहयोग आंदोलन होता है खत्म कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया चोराचारी कांड के होने के कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए और इसी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया ना, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये फिर असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी आर दास ने। हालांकि सी आर दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, लेकिन राय बहादुर जमुनालाल बजाज की उपाधि थी तो उन्होंने वापस किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। गलत पूछा था ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, है ना, अभी असहयोग आंदोलन में क्या था कि 1 वर्ष में हमको स्वराज की प्राप्ति करना है ना, और इसमें क्या है, कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पूर्ण स्वराज की स्थापना उसका किसने किया था, है ना। तो ऑप्शन है दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, और लाहौर में नेहरू द्वारा, या कलकत्ता में गांधी जी द्वारा। देखिए पूर्ण स्वराज कब आया था, 1929 में। ये लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर का नेहरू जी थे, है ना, नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। 12 बजे रावी नदी, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी पर, रावी नदी पर रात के 12 बजे, रात के 12 बजे ये तिरंगा को फहराते हैं और 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। कब मनाया जाना, 26 जनवरी को। थोड़ा सा आपको ले चलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं। देखिए लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, है ना, कब हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये, कब हुआ था, 1929 में। अध्यक्षता किसने करी थी, अध्यक्षता तो नेहरू जी ने, किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी, है ना, किसने करी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। अब इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया कि हमको पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, इनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट लाए थे। उसमें क्या कहा गया था कि हमको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, है ना। लेकिन उनके जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए हमको। तो ये किसने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। और 1929 का उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता करी और उसमें ये पारित करवाया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, है ना, कई बार क्वेश्चन आया है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया, फहराया, है ना, तिरंगा फहराया। और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, है ना। अभी वर्तमान में क्या है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। देखिए हमारा भारतीय संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। कारण था, यही कारण था, क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को हमेशा से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन जो कि हमारा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारा स्वतंत्रता दिवस का डेट चेंज हो गया। तो इस तिथि को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ आप
आपके जीवन से, आपके इतने बड़े अचीवमेंट से संबंधित हो तो उसे लगाव हो जाता है। तो ये एक दिन था जिससे सभी भारतीयों को लगाव था। तो इसीलिए 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। ये बात भी याद रखिएगा। तो इतनी बात याद रखिएगा इसमें, है ना। इस अधिवेशन में ही नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। इसी में नेहरू रिपोर्ट को क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। इनकी सारी बातों को निरस्त कर दिया गया क्योंकि सरकार ने इनकी कोई बात ही नहीं मानी। नेहरू रिपोर्ट में जो भी इन्होंने बोला था, है ना, इन्होंने जो भी बोला था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने वाले हैं। अवज्ञा आंदोलन, ये भी बात इसमें थी, इस अधिवेशन में थी, है ना। और क्या था लाहौर अधिवेशन में? भविष्य में जो भी चुनाव होगा उसका बहिष्कार करेंगे। इस अधिवेशन में कहा गया कि हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। चुनाव में नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमको, है ना। केंद्रीय, प्रांतीय, विधानमंडलों की सरकार द्वारा स्थापित जो भी समितियां हैं हम उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी? तो लाहौर में नेहरू जी द्वारा, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1932, है ना, और दिसंबर 1933, मार्च 1934 या अक्टूबर 1932। तो आपको बताना है कब ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। हरिजन सेवक संघ को हम लोग ऑल इंडिया, है ना। हरिजन सेवक संघ का दूसरा नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। और इसी का जो हिंदी वर्जन था, हिंदी में क्या नाम रखा था उन्होंने? हरिजन सेवक संघ, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1932 को। कब की गई थी? 30 सितंबर 1932 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। ओके, 16, है ना, 1932 में ही पूना पैक्ट होता है। गांधी जी, कांग्रेस और किसके बीच में होता है? बी आर अम्बेडकर जी के बीच में ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। हरिजन सेवक संघ ये हरिजनों से संबंधित था, है ना। गांधी जी हरिजनों के उत्थान के लिए जब पूना पैक्ट होता है उसके बाद काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि उसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात करी गई थी, अलग निर्वाचन मंडल की बात करी गई थी। इसी को बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने काफ़ी कार्य किए हरिजनों के प्रति, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और यंग इंडिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा आप बताना है इनमें से सुमेलित है। इसमें दे दिया गया है जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल, है ना। बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी है? फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की है ना। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। लीडर ये मदन मोहन मालवीय। यंग इंडिया और महात्मा गांधी का है। और बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? फिरोज शाह मेहता। तो किसका हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का लीडर ए और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो 3, 4, 1, 2। अभी आगे हम लोग देख लेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे बात समझते हैं, है ना। अगर मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इनकी पुस्तक लीडर है। लीडर के साथ अभ्युदय इनकी भी पुस्तक थी, अभ्युदय थी, है ना। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान। इनकी एक और पुस्तक क्या नाम था? हिंदुस्तान। अगर पूछ ले हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है तो किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में बीएचओ की स्थापना करी थी। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय ने, है ना। इससे पहले क्वेश्चन क्या आया था कि असहयोग प्रस्ताव
असहयोग प्रस्ताव जो पारित किया गया था उसको किसने विरोध किया था, तो उनमें एक नाम इनका भी था, मदन मोहन मालवीय का था, एनी बेसेंट जी भी थी, है ना। कॉमनवेल्थ किसका है, एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ किसका है, एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट के और भी हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ हो गया, है ना। न्यू इंडिया, क्या है, न्यू इंडिया। देखिए यहाँ पे न्यू इंडिया और यंग इंडिया दोनों आपको सिमिलर लग रहा होगा। कभी अगर आपको याद नहीं हो क्लियरली तो आपको लगेगा यार न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है कि महात्मा गांधी का है। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी का है। एनी बेसेंट का क्या है, न्यू इंडिया, क्या है, न्यू इंडिया, ठीक है, क्या है, न्यू इंडिया। तो ये बात भी याद रखिएगा। देखिए एनी में ना है तो ना से क्या हो जाएगा, न्यू, है ना, कुछ भी याद कर लीजिएगा कोई भी ट्रिक बना के। तो एनी बेसेंट का क्या है, न्यू इंडिया है, और यंग इंडिया का क्या है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया का क्या है, महात्मा गांधी है ना, ये बात याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के तो कई सारे हैं, जैसे स्वराज हो गया, यंग इंडिया है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी इनकी पुस्तक है ना, महात्मा गांधी जी की। कौन कौन सी पुस्तक है, जैसे कि यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना, नवजीवन, नवजीवन, हिंद, हिंद ये भी किसकी है, गांधी जी की। ये सारी किसके हैं, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज पूरा है, लिख लीजिए। हिंद स्वराज किसका है, गांधी जी का था, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या है। तो हमारा 3 4 1 2 3 4 1 2 जो मिलेगा हम वही टिक कर देंगे। देखिए एनी बेसेंट के बारे में एक बात माना जाता है कि ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। कौन है ये, एनी बेसेंट। अगर पूछ ले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर कह दे कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली, है ना, वो अध्यक्ष पद पर ना रही हो लेकिन उन्होंने संबोधित किया था, तो उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कादम्बिनी गांगुली, है ना। कादम्बिनी गांगुली के बारे में जाना जाता है कि पहली महिला स्नातक थी। कौन थी ये, पहली महिला स्नातक थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 4 1 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था। काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, वो कौन थे, आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल, या ए और सी दोनों। और ए और सी दोनों आपको बताना है कि किसने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था, इसको फांसी पर चढ़ाया गया था। ओके, देखिए काकोरी षड्यंत्र केस कब होता है, 1925 में होता है। क्या होता है, ये सहारनपुर से जा रही होती है ट्रेन, है ना, 8 डाउन ट्रेन जा रही होती है, उसमें सरकारी खजाना रखा रहता है। क्रांतिकारियों ने, है ना, क्रांतिकारियों ने खजाना लूटा। कारण क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों में पैसा लगना था, तो उनके पास जो फंड बहुत कम रहता था, तो पैसे की पूर्ति के लिए, मनी सप्लाई के लिए, मनी को प्राप्त करने के लिए, रुपयों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकारी खजाना लूट लिया। सरकारी खजाने का अगर आज के सेंस में लेंगे तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ जाएंगे, लेकिन उस समय केंद्र और राज्य सरकार में कौन बैठा रहता, ब्रिटिश सरकार बैठी रहती है। तो ब्रिटिश सरकार को लूटना क्या कोई पाप हुआ, है ना। तो ये लोग लूट लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र में क्या है, सहारनपुर से ट्रेन जा रही होती है, लखनऊ के पास काकोरी क्षेत्र है, एरिया है, वहीं पे इन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया, सरकारी माल को। तो उसमें सजा पर किसको चढ़ाया जाता है, बटुकेश्वर दत्त को। किसको चढ़ाया जाता है, किसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, बटुकेश्वर दत्त को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। और काकोरी, इसमें 10 क्रांतिकारी थे, 10 क्रांतिकारी साथ में गए थे इसको लूटने, और सारे भाग गए, है ना। उसमें से 29 बाद में जब कि कांड होने के बाद, षड्यंत्र होने के बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, है ना। अशफाक उल्ला का, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी, है ना, इन सबको गिरफ्तार किया गया। और एकमात्र जो इसमें नहीं यार, बटुकेश्वर दत्त तो असेंबली में बम फेंके थे, तो इसका ए और सी आंसर होगा, ए और सी होगा। जबकि इन्होंने दिया है बी ऑप्शन, है ना। हम लोग करेक्ट करेंगे, ये बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना।
ए और सी होना चाहिए, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को इसी समय फांसी दी गई थी, है ना। कब दी गई थी? इसी समय फांसी दी गई थी, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन टेस्ट में दिया गया है बी ऑप्शन, है ना। इसमें अगर नहीं होता कि नहीं चढ़ाया गया, नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि जब 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ही रहते हैं ना, तो ये तब तो जिंदा थे ये, है ना, जीवित थे ये। तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ए और सी दोनों होंगे, है ना। क्या होगा? ए और सी दोनों होंगे। तो इनके साथ साथ किसको और दिया जाता है? अशफाक उल्ला खां को दिया जाता है ना। अशफाक उल्ला खां को, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, है ना, और राजेंद्र नाथ लोहड़ी, राजेंद्र नाथ लोहड़ी, इन सबको फांसी पर चढ़ाया जाता है ना। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसमें फरार हो जाते हैं। कौन फरार? कौन हो जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ये भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ये भाग जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद, है ना। हुलिया बदल कर भाग जाते हैं, क्योंकि ये हुलिया चेंज करने में बड़े माहिर थे, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत धोखे दिए उन्होंने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी। काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सोशलिस्ट क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया यह पहला क्रांतिकारी घटना था। आपको बताना है कौन सी घटना पहली घटित हुई। पहली घटना, है ना, पहली घटना पूछा गया है। अब देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 9 से 10 सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के कोटाला स्टेडियम में किया था, फिरोज शाह कोटाला मैदान में किया था, है ना। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। चलिए आपको न्यू पेज पे ले चलते हैं। पहले इसका नाम हिंदुस्तान, है ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन था, है ना। एसोसिएशन था, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं इसमें। एसोसिएशन था, है ना। इसकी स्थापना कब होती है? 1924 में। कौन करता है? सचिन सयाल रहते हैं, है ना। सचिन सयाल और चंद्रशेखर आजाद, है ना, और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी। जैसे आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने बताया था काकोरी कांड, है ना। काकोरी कांड हो जाने के कारण कुछ लोगों को इसमें 10 क्रांतिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इस काम को अंजाम दिया था, लेकिन 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद जैसे कि अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, है ना, इन सबको राजेंद्र नाथ लोहड़ी, है ना, रोशन सिंह, है ना, और अशफाक उल्ला खां, है ना, उल्ला खां और कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और कौन से? राजेंद्र लोहड़ी, है ना, राजेंद्र लोहड़ी। इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, है ना, और लोग लोहड़ी। और अब देखिए, इनको फांसी की सजा देने के बाद जो इनकी प्रासंगिकता थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, वो समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें शामिल थे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद फरार हो जाते हैं। फिर ये 9 से 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह, कई बार पूछ लेता कहाँ पर, तो फिरोज शाह कोटाला मैदान में इन्होंने चंद्रशेखर आजाद द्वारा
आजाद द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है, किसका गठन किया जाता है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई है ना। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट HSRA इसका शॉर्ट नेम था, है ना। और इसका जो पहला कार्य था, फर्स्ट कार्य इसका क्या था? सैंडर्स की हत्या, है ना। अब सैंडर्स की हत्या क्यों करवाया जाता है? सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करवा दी जाती है ना। और जो इन सैंडर्स की हत्या में पार्टिसिपेट करते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना। अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों को, आम जनता को बहुत परेशान किया गया सैंडर्स की हत्या के बाद, लेकिन जो इन गतिविधियों में शामिल हुए थे वो पकड़े नहीं गए। फिर 1929 में 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में बम फेंका जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ दोनों ने बम फेंका। कारण उद्देश्य क्या था कि वो उनकी बात सुनते नहीं थे, तो उनको अपनी बात सुनाना, लेकिन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। बाद में उनको 1931 में फांसी की सजा मिल जाती है। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी? कारण है, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, है ना, जुलूस निकाल रहे थे। तो लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया जाता है ना। लाठी चार्ज किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है इनकी? लाठी चार्ज कब कराया जाता है? लाठी चार्ज कराया जाता है 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज कराया जाता है। जिसने आदेश दिया था, तो लॉर्ड सैंडर्स ने आदेश दिया था लाठी चार्ज के। तो लाठी चार्ज के आदेश देने के इस अपराध के क्रम में सैंडर्स की हत्या करवाई जाती है 17 दिसंबर। देखिए, लाठी चार्ज कब करवाया गया था? 30 अक्टूबर को। एक महीने बाद यानी कि 30 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या करवा दी जाती। किसके द्वारा? हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम से इनकी हत्या करवा दी जाती है सैंडर्स की। चंद्रशेखर आजाद, है ना, चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और 27 फरवरी है ना, 27 फरवरी 1931 को, है ना, 27 फरवरी 1931 को इनका खुद की सुरक्षा करते हुए ये इनका पुलिस से मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। तो हमने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सब पहला काम कौन सा उन्होंने किया? सैंडर्स की हत्या। वापस चलते हैं क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा। तो इन्होंने पूछा है कि पहली क्रांतिकारी घटना क्या थी? तो सैंडर्स की हत्या थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। काकोरी घटना क्या थी? काकोरी घटना जो हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके द्वारा किया गया था। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा यह काम किया गया था, काकोरी घटना। उसके बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई क्योंकि अधिकांश क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो इसको रिक्रिएट किया चंद्रशेखर आजाद ने 9 से 10 सितंबर को फिरोज शाह कोटाला मैदान में, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। केंद्रीय असेंबली में बम, ये इनका सेकंड काम था। कौन सा था? इनका दूसरा काम था। दूसरा क्रांतिकारी काम क्या हुआ? तो उन्होंने असेंबली में बम फेंक दिया, है ना। किसके द्वारा फेंका जाता है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब फेंका जाता है? 8 अप्रैल 1929 को। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। जैसे स्वराज पार्टी, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे हम आपको ऑप्शन भी दिखा देंगे। सही सम्मिलित करना है। जैसे स्वराज पार्टी है तो इसकी स्थापना किसने करी थी, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। अब क्यों की गई थी, है ना, अब क्यों की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? स्वराज पार्टी की स्थापना जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। कौन सा हत्याकांड हो गया था? हमारा
कौन सा हुआ था? जब 22 पुलिसकर्मियों के आग में जला दिया जाता है, पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं। इस बात से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्या लिया था? असहयोग चोराचारी कांड, है ना, वो नाम नहीं याद आ रहा था मुझे, चोराचारी कांड, है ना। चोराचारी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। तो अब कांग्रेस के बाद कोई काम करने के लिए नहीं था, शांति हो गई थी, पूरे जन आंदोलन में शांत माहौल था। इसी वजह से इसको कंटिन्यू करने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी का तात्पर्य क्या था कि हम लोग सरकार के अंदर जाएंगे, सरकारी पदों पर रहेंगे, प्रांतीय असेंबली में किसी पद पर जाएंगे, उसके पद पर रहते हुए अपनी बात को मनवाएंगे। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश सरकार की बात करें तो केंद्र में क्या है? गृह मंत्रालय, है ना, विदेश मंत्रालय। इन मंत्रालय के किसी विभिन्न पदों पर बैठ के हम लोग उसका विरोध करेंगे, अपने जो हम चाहते हैं वही कार्य करवाने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई बिल पास होगा उसको रुकवा देंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, इसका रिजल्ट बहुत कम रहा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास द्वारा की जाती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही सुमेलित क्या हो जाएगा? 3। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, है ना, कहाँ पे? अमेरिका में। देखिए, कुछ क्रांतिकारी भारत में रहकर सारे आंदोलनकारी गतिविधियां करते थे, कुछ भारत के बाहर भी रहकर क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए गतिविधियां करते थे। उनमें से कौन थे? गदर पार्टी ऐसे ही थी। क्या थी? गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को USA अमेरिका में। और इसके कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अभिनव भारत किसका है? VD सावरकर का। किसका है? VD सावरकर। 1904 में बना था अभिनव भारत संस्था। पंजाब नौजवान सभा, ये किसकी है? भगत सिंह की है। किसकी है? भगत सिंह की। तो आप सुमेलित कर लीजिए, A का 3, B का 4, C का 2 और 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। भगत सिंह को फांसी क्यों दी जाती है? पहली बात तो सैंडर्स की हत्या में शामिल होते हैं, बटुकेश्वर दत्त शामिल होते हैं, भगत सिंह शामिल होते हैं ना, ये सब लोग शामिल होते हैं, राजगुरु, चंद्रशेखर, ये सारे भगत सिंह वगैरह क्या थे? सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, लेकिन फरार चल रहे थे। फिर असेंबली हॉल में इन्होंने बम फेंक दिया, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इनको 23 मार्च 1931 को इनको फांसी। अब देखो, हमने 23 मार्च क्यों बताया? कारण क्या है कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था 1900 क्रोनोलॉजी लगाने में 1931 की सारी घटनाएं बताई गई थी, बस उसमें डेट का डिफरेंस था कि कौन सी घटना पहले हुई। जैसे कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, है ना, ये बात। तो इसीलिए डेट याद रखिएगा, भगत सिंह को कब फांसी मिली थी? 23 मार्च 1931 को, ये बात याद रखिएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना है कि ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको बताना है ये किससे जुड़े थे। कौन है ये? जयप्रकाश नारायण। भील विद्रोह, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आपको तो पता हो गया होगा, रट गया होगा, कई बार मैंने बताया। 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन किसकी मृत्यु होती है? तो बाल गंगाधर तिलक की। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव का आरंभ कहाँ कराया था? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसीलिए गणेश पूजा अभी भी महाराष्ट्र में बड़े उल्लास से मनाई जाती है ना। कारण क्या है कि वो 1895 से ही मनाया जा रहा है। और कहाँ उसका केंद्र था? तो ये महाराष्ट्र में था, है ना। किसने स्टार्ट करवाया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, खत्म कब हुआ? 1922 में। ये बात भी याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये गांधी जी का अंतिम महान आंदोलन था। महान आंदोलन क्या, इस सेंस में, क्योंकि इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो, मतलब अगर आपको आज़ादी लेना है तो इस आंदोलन में सम्मिलित हुई, और या तो आपको आज़ादी मिलेगी या तो आपको मृत्यु मिलेगी। करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना। इसमें 0 आवर के तहत दूसरे दिन ही 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और 0 आवर के तहत ही 9 अगस्त को मॉर्निंग में सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये स्वतः स्फूर्ति था, जिसका जो मन हुआ, जो विचार से प्रेरित हुआ, उसने वही काम किया इस आंदोलन में। क्योंकि सारे जो प्रमुख नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, वो सारे कहाँ थे, जेल में थे। काफ़ी इसका असर रहा भारत छोड़ो आंदोलन का। करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। कई रेडियो गतिविधियां हुई, है ना, मतलब भूमिगत गतिविधियां हुई, जिससे कि ब्रिटिश सरकार उनको कैच ना कर पाए, है ना। इसी वजह से तो जयप्रकाश नारायण का भी इसमें बहुत योगदान रहा। जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में लगे हुए थे, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा से की गई थी, मतलब किस क्षेत्र से की गई, टोक्यो से, रंगून से, बर्मा से या सिंगापुर। देखिए बर्मा पुराना नाम किसका है, म्यांमार का। किसका है, म्यांमार का। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। रंगून से, टोक्यो से या सिंगापुर से, है ना। आज़ाद हिंद सरकार, तो आज़ाद हिंद सरकार का जो घोषणा थी वो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपके कई क्वेश्चन उससे आते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। जितना मैं बता रही हूँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। रिवीजन में भी क्या है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और उस संभावना है बनती है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। देखिए 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। फिर 1939 त्रिपुरी का अधिवेशन होता है, और ये हरिपुरा का था। हरिपुरा में अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन त्रिपुरी में अध्यक्ष के पद पर उनका चयन हो जाता है, और इनके खिलाफ खड़े थे, है ना। इनके खिलाफ गांधी जी के एक प्रस्तावक खड़े थे, और इसमें त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद की जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की, है ना। और उसमें गांधी जी की तरफ से कौन खड़ा था, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है ना, बहुत अच्छा सा नाम है लेकिन मेरे दिमाग से अभी स्किप हो रहा है। तो उनकी हार हो जाती है ना, इनकी हार हो जाती है। तो इनकी हार को गांधी जी ने कहा कि ये इनकी हार नहीं है, ये मेरी स्वयं की हार है, क्योंकि इनके ये प्रतिनिधि थे, गांधी जी के प्रतिनिधि थे। तो गांधी जी ने कहा ये इनकी हार नहीं है, ये इनडायरेक्टली क्या है, मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात बहुत दिक्कत करती है, और वो अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं। क्या करते हैं, अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन ये आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में 1939 में इस्तीफा देने के बाद उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बैठता है। तो इनके इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं, है ना। कौन बनता है अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद। ये बात कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीतारमैया नाम था इनका। क्या नाम था, पट्टाभी सीतारमैया। इनका नाम क्या था, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया नहीं हारे हैं, हम स्वयं हार गए हैं। और पट्टाभी सीतारमैया, अब पूछ ले कि अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जैसे कि मैं अपने प्रिपरेशन के समय में मुझे भी यही लग रहा था कि इन्होंने इस्तीफा दिया, जो हारा है वही बन गया होगा अध्यक्ष पद पर। तो पट्टाभी सीतारमैया बने होंगे 1939 के
कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन बना कौन था? राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। तो ये बात याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया और कांग्रेस को छोड़ दिया, है ना, क्योंकि वो बहुत आहत हुए। गांधी जी ने ऐसा बोला कि पट्टा इसी तरह में है कि हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कब करी? 1939 को। जब कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद, है ना, उनको देश में अशांति, देखो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, अब कोई भी आरोप लगा ले। उन्होंने कहा आप लोगों को भड़का रहे हो। 1940 में उन्होंने क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। अब 1940 में गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी तबीयत खराब ना होने के कारण 1949 में उनको नज़रबंद कर दिया गया, है ना। फिर 1949 में ही ये पठान के रूप में, पठान का वेश धारण करते हैं और ये भाग जाते हैं। पहले कहाँ जाते हैं? लाहौर। कहाँ जाते हैं? लाहौर। फिर जाते हैं इटली। कहाँ जाते हैं? इटली। फिर कहाँ जाते हैं? ये जर्मनी। फिर कहाँ जाते हैं? ये जर्मनी। जर्मनी से ये हिटलर से मिलते हैं, है ना। जर्मनी में ये हिटलर से मिलते हैं और उनको वो आश्वासन देता है कि उनकी इस लड़ाई में वो साथ है ना, जर्मनी से। ये बात याद रखिएगा। और ये बात यह थी कि जर्मनी में जर्मनी में ही इनको नेताजी की उपाधि दी जाती है। किसकी? नेताजी की उपाधि यहीं पर दी जाती है, जर्मनी में भी। ये बात याद रखिएगा, है ना। 2 जुलाई को, है ना, फिर वहां से वापस आते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो 2 जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर से, कहाँ से? सिंगापुर से आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा करी। सिंगापुर से आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी, है ना। इनको अध्यक्षता मिल जाती है 1943 में। देखिए अध्यक्षता मिलती है आज़ाद हिंद सरकार की और इन्होंने एक अस्थायी सरकार बना लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार बना लेते हैं। जो अस्थायी सरकार बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उसको 9 देशों ने वैधता प्रदान कर दी कि हाँ ये वैध है, ये वैध है, ये जो अस्थायी सरकार है ये वैधानिक है, और उसको 9 देशों द्वारा उसको मान्यता दी गई थी, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। फिर इसी के परिपेक्ष में सिंगापुर में आज़ाद हिंद, है ना, आज़ाद हिंद, है ना, की स्थापना हुई। उन्होंने नारा दिया जय हिंद, दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ना। बचपन में बहुत हम लोग ये नारा लगाते थे, तुम मुझे खून दो। 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। इसका कहने का तात्पर्य क्या था? इससे आज़ादी दूंगा मतलब क्या है कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ रहिए, तुम मुझे खून दो। अब सैनिक है ये, क्योंकि ये पूरा सैन्य ही था इनका, तो सैनिक है तो अगर लड़ाई में जा रहा है, युद्ध में जा रहा है, तो इसको मरने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, उस लड़ाई में अगर आप मरोगे तो उसके बदले क्या आपको मिलेगी? आज़ादी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। और फिर 1943 में 1944 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन इनका अभी कुछ पता नहीं चला किस कारण से होती है। प्लेन से जा रहे थे, इनकी मृत्यु हो जाती है ना। और इनके अंडमान निकोबार से 2 द्वीप जीते जाते हैं। एक द्वीप का नाम रखा जाता है अंडमान में कौन सा? आज़ाद द्वीप ना, स्वराज द्वीप, सॉरी स्वराज द्वीप नाम रखा जाता है इनके द्वारा, है ना। और दूसरा क्या था इनका? निकोबार का क्या नाम रखते हैं? स्वराज द्वीप रखते हैं। अब बोलो कि मैम आप तो दोनों का नहीं नाम ही बता दी। ये शहीद द्वीप था, है ना। क्या था? शहीद द्वीप था, ठीक है।
क्या नाम था इनका? शहीद द्वीप था इसका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है ना, आज़ाद हिंद फौज की। फिर इस लड़ाई के दौरान, इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार और आज़ाद हिंद सरकार के लड़ाई के दौरान इनकी पराजय हो जाती है। पराजय होने के बाद सारे जो सैनिक थे वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। फिर उन्हीं पर लाल किले का जो मुकदमा है ना, आप देखते होंगे सैनिकों पर मुकदमा, लाल किले का सैनिक मुकदमा, ये इसी से संबंधित है। जितने भी सैनिक अरेस्ट करे गए थे उनको बचाने के लिए, है ना। तो कहाँ से इसका घोषणा कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी से। कहाँ? सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, है ना, अगला क्वेश्चन कहता है मेरा क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आपको बताना है कि वो कौन से पार्टीज थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की को समर्थित नहीं किया था। देखिए, जैसे ही आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त को ही 0 आवर के तहत सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये जो आंदोलन होता है स्वतः स्फूर्ति आंदोलन बन जाता है। जो भी आंदोलनकारी थे अपना दिमाग का यूज़ करके, अपनी बुद्धि का यूज़ करके जो भी क्रियात्मक क्रिया करते थे वो सारा अपने ही उस पर करते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, है ना, हिंदू महासभा ने नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, है ना। तो इन तीनों ने नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ये तीनों ही पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया गया था, है ना, करो या मरो का नारा दिया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, बीच में क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए क्योंकि वो करंट अफेयर्स बहुत पुराना क्वेश्चन था, है ना, जो कि आने वाला नहीं है, लगभग 1 साल का आएगा। तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे और साथ ही मैथ रीजनिंग हम स्किप कर देते हैं। एक अलग वीडियो बना के आपको इसमें सारा प्रोवाइड करा देंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये सारा क्या है? यूपी स्पेशल से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है? कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी। आपको बताना है कहाँ पर, है ना। तो इसका आंसर आप सभी को पता है। अगर आपने यूपी स्पेशल, देखिए यूपी स्पेशल बहुत लेंदी नहीं है ना, अगर थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से पढ़ने का तो बहुत ईजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आपको हम ले चलते हैं थोड़ा सा मैप में, यूपी के मैप में, जिससे कुछ चीज़ों को समझना थोड़ा आपके लिए सुविधाजनक होगा। थोड़ा सा हम यूपी रिवाइज करेंगे, है ना, थोड़ा सा हम लोग यूपी रिवाइज करेंगे। उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारा टेस्ट सॉल्व कराने के माध्यम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा आपको मैप रिवाइज कराएंगे। ओके, आर यू रेडी? देखिए, हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसकी सीमा की बात करें, है ना, अगर इसकी यूपी है ये पूरा, है ना, यूपी है पूरा, है ना, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, है ना, कितने राज्यों से करती है? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली क्या है? यूटी है, ये यूटी है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और क्या है? उत्तराखंड। नेपाल को तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लग जाएगा। ये क्या लग जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये क्या लग जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए, हिमाचल 1 2 3 4 5 6 7
8। तो 8 राज्यों से यूपी की सीमा लगती है, साथ ही साथ एक यूटी हो जाता है हमारा दिल्ली। तो टोटल मिलाकर 9 राज्यों से ये सीमा साझा करती है। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो किसके साथ बनाती है? नेपाल के साथ। किसके साथ बनाती है? नेपाल के साथ। पहली बात तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? 8 राज्य, एक यूटी, कुल मिलाकर 9 राज्य, है ना। और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो कौन सा है? नेपाल। नेपाल के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये बात याद रखिएगा, एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा। आपको अगर याद हो जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे मार्क्स दिलाना आरओ या हारो में ना, यूपी स्पेशल, क्योंकि मैप से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप सारा कवर कर सकते हैं। देखिए, 8 राज्य एक यूटी से सीमा साझा करता है, एक अंतरराष्ट्रीय देश है जिसके साथ यूपी सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? नेपाल। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो जिले हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में अभी रिसेंटली 2023 के पेपर में था, कौन किसके साथ सीमा नहीं साझा करता है ना। तो बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कि कौन सी सीमा, कौन से जिले साझा करते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश एक जिले से सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। अब सारा इरेज कर देते हैं ना, जिसके नए नए आएंगे तो उसके लिए जगह बच जाएगी। सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश किसको करता है? सहारनपुर को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए। दूसरा है दिल्ली, किसको किसको करता है? तो दिल्ली करता है गौतम बुद्ध नगर। ये है क्या है? गौतम बुद्ध नगर। और क्या है? गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक, है ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है? हरियाणा का क्षेत्र है। क्या है? हरियाणा का ये क्षेत्र पूरा कवर करता है। लेकिन बीच में यहां पे दिल्ली आ गया। क्या आ गया? यहां पे दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया तो ये दो क्षेत्र क्या करेंगे? दिल्ली से बॉर्डर शेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? ये दो क्षेत्र क्या करेंगे? दिल्ली से बॉर्डर शेयर करेंगे। तो ये दो क्षेत्र जो है हरियाणा से बॉर्डर शेयर नहीं करेंगे, और इधर जितने भी जिले लगे वो सारे क्या है? हरियाणा से बॉर्डर शेयर करेंगे। जैसे सहारनपुर, ओके, शामली, बागपत, है ना। अब देखिए, गाजियाबाद नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा लगा हुआ है दिल्ली से। क्या लगा है? पूरा लगा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा पार्ट गौतम बुद्ध नगर का हरियाणा में टच करता है, तो ये लोग, हम लोग क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध को भी शामिल करेंगे। अलीगढ़, देखिए अलीगढ़ और मथुरा, मथुरा का ये थोड़ा सा क्षेत्र ये टच करता है। तो पहली बात तो हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला साझा करता है? तो कौन सा है वो? सहारनपुर। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, है ना। अब ये हो गया हमारा हरियाणा से। राजस्थान से देख लेते हैं। राजस्थान से दो क्षेत्र है, मथुरा और आगरा। क्या है? मथुरा और आगरा। ये इतना एरिया यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? राजस्थान का एरिया है। किसका है? राजस्थान का एरिया है। किसका है ये? राजस्थान का एरिया है। ओके, अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। इसका हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है। अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जिले टच करता है। कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ओके, जैसे कि कौन कौन सा हो गया? हमारा आगरा हो गया। देखिए, ये यहाँ से क्या है? सारा क्या है? मध्य प्रदेश चल रहा है हमारा। सोनभद्र तक हमारा, यहाँ तक क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो अब एक एक करके देखिए। देखिए, आगरा राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है, और ये देखिए, ये आधा से ज़्यादा राजस्थान में बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इतना भाग क्या करता है? मध्य प्रदेश से भी करता है। तो हमारा आगरा हो गया, आगरा हो गया, ठीक है। और देखेंगे हम लोग कि एमपी से कितने बॉर्डर शेयर करते हैं ना। एमपी का, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे कि क्या हो गया हमारा? आगरा का क्षेत्र हो गया, इटावा हो गया, है ना। इटावा और जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये 11 जिले हैं जिनसे मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है एमपी का, ठीक है। एमपी का बॉर्डर शेयर होता है यूपी से, ठीक है। कितने क्षेत्र जिले हैं? 11 जिले हैं। कौन कौन से? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं।
आगरा का क्षेत्र है ना, आगरा राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है और मध्य प्रदेश से भी करता है। आगरा हो गया हमारा, इटावा हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, अब दिखा देते हैं आपको छत्तीसगढ़ का। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। कहाँ से? केवल एक ही जिला है, सोनभद्र। झारखंड का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक आता है ना, झारखंड का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का आता है और इसमें एक ही जिला बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा? सोनभद्र। बिहार का यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या है? बिहार है। ये सारा क्या है? बिहार से लगा हुआ है। अगर हम लोग बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जो तीन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। वो कौन सा जिला है? सोनभद्र। जैसे कि ये यहाँ इधर से क्या हो गया? एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र से बात करें, पश्चिमी क्षेत्र से एमपी से बॉर्डर शेयर करता है। दक्षिण क्षेत्र से सोनभद्र जिला छत्तीसगढ़ से बॉर्डर शेयर करता है। अगर पूर्वी की बात करें तो ये झारखंड से, और उत्तर पूर्व की बात करें तो ये बिहार से। तो 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है हमारा सोनभद्र। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है सोनभद्र। अब देख लेते हैं बिहार से लगे हुए जिले, है ना, बिहार क्षेत्र से लगे हुए जिले। अगर हम लोग आए इधर तो सोनभद्र है ना, सोनभद्र भी लगता है। चंदौली का क्षेत्र, गाजीपुर, बलिया, यहीं से गंगा रिवर बिहार में प्रवेश करती है, बलिया से। और प्रवेश कहाँ से करती है? प्रवेश बिजनौर से करती है, निकलती कहाँ? बलिया में। देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, है ना। तो ये क्षेत्र सारे किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? जिले बिहार से। तो बिहार के 7 जिले हैं। पहला महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, है ना। हमने ओवरव्यू ले लिया एक की कौन कौन से जिले हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं राज्यों से। अगर हम उत्तर की तरफ आए तो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय एक सीमा बनाता है नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कौन कौन से जिले लगे हुए हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा ये जिला है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सारे किससे शेयर करते हैं? नेपाल से। नेपाल से 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराज। ठीक है, ये 7 जिले हो गए नेपाल से बॉर्डर शेयर करने। अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 7 जिले हैं। सहारनपुर, ये क्या है? सहारनपुर से भी करता है। मुजफ्फरपुर का ये क्षेत्र लगा हुआ। मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो ये इससे भी 7 जिले बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तराखंड के, है ना। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। अगर आपको मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद को याद करने में असुविधा हो रही हो तो MBM, इसका मतलब मुजफ्फरपुर, बिजनौर और मुरादाबाद। फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, RBP, है ना, उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा, है ना। तो जितने भी सीमावर्ती राज्य थे उत्तर प्रदेश के, जो जिले बॉर्डर शेयर करते, हमने सभी आपको बता दिया। अब वापस चलते हैं। जो हमने पूछा था क्वेश्चन क्या था कि हमारा संस्थानों से क्वेश्चन था ना, कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है, शोध संस्थान। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग, ये विभिन्न शोध संस्थानों का है, ये है ना, विभिन्न शोध संस्थान है ये उत्तर प्रदेश के। देखिए सहारनपुर में कौन सा शोध संस्थान है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हमने मैप के माध्यम से एक ही पेज में सारे जितने भी शोध संस्थान है हम आपको सारा दे देंगे। जैसे कि सहारनपुर में क्या है? सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सहारनपुर बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ये बॉर्डर शेयर करता है, और हरियाणा से भी करता है, और उत्तराखंड से भी करता है ना, ये बात भी याद रखिएगा। आते हैं मेरठ। मेरठ में क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। क्या है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पे? मेरठ में। गौतम बुद्ध नगर में आएंगे तो नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन
ये कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का है। उसी के पास है बुलंदशहर, बुलंदशहर में है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, जिसे हम लोग खुर्जा, उस क्षेत्र का नाम क्या है, खुर्जा। एग्जाम में आपको मिलेगा खुर्जा, तो खुर्जा कहाँ पे है, बुलंदशहर में। कहाँ पे है, बुलंदशहर में। तो दोनों बातें आपको, वो स्थान भी याद रखना है और जिले का नाम भी। बुलंदशहर में है और स्थान कौन सा है, खुर्जा। खुर्जा में क्या है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र है। मथुरा की बात करें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है ना, जो मखदूम क्षेत्र से प्रसिद्ध है ना, ये कहाँ पे है, ये है हमारा मथुरा में। अगर आगरा की बात कर ले, है ना, आगरा की बात कर ले तो नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, जो हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, आगरा में है। कहाँ पे है, आगरा में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं, एक एक जिले को देखते हुए आ रहे हैं। अब कानपुर नगर में देख लेते हैं। कानपुर नगर में क्या है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कल्याणपुर में, और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ पे है, कानपुर में। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं झांसी का। तो झांसी में क्या है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे है ये, झांसी में। महोबा पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, ये महोबा में है। ये बात भी याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, है ना, आगे हम लोग बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में केंद्रीय अंतःस्थलीय मृत्तिकी अनुसंधान संस्थान है और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, और क्या है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या है, IIIT। ओके, क्या है, IIIT, केंद्रीय अंतःस्थलीय मृत्तिकी अनुसंधान संस्थान है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी कहाँ पे है, प्रयागराज में। आगे बढ़ेंगे हम लोग भदोही। भदोही जो कालीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है ना। वाराणसी की बात करें तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट, है ना, कहाँ पे है ये, चौका घाट। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये सारे कहाँ पे है, वाराणसी में है। ये बात भी याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं अमेठी की। तो अमेठी में क्या है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है। क्या है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है। रायबरेली में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट का कॉलेज है। लखनऊ की बात करें, है ना, ये सारे जिले में जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं वो आपको एक ही इसमें मैप में मिल जाएगा। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है, केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन है। देखिए, अगर शुगर रिसर्च सेंटर आएगा तो कानपुर टिक करेंगे, अगर शुगर केन आएगा तो ये हमारा लखनऊ का, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, लखनऊ का। ओके, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, केंद्रीय पोस्ट बागवानी, इसका पूर्ण पहले का नाम क्या था, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, है ना। ये कहाँ पे है, आपको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, है ना। ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे हैं लखनऊ में। कहाँ पे हैं, लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। दूसरा है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज, और क्या है, केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान, जिसका पहले का नाम क्या था, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। ओके, अब आपको ले चलते हैं हम लोग कहाँ पे, बरेली। बरेली में क्या है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इज्जतनगर कहाँ पे है, बरेली में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, ये भी इज्जतनगर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, दोनों ही इज्जतनगर में है। ये बात भी याद रखिएगा। अगला है ना, बस ऑलरेडी हमने सारा कवर कर दिया है ना, सारे खत्म भी हो गए।
ये जितने भी हमारे अनुसंधान संस्थान थे सारे इसी में हैं। अब वापस चलते क्वेश्चन में, है ना, वापस चलते क्वेश्चन में। हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया है ना। वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ए। क्या हो जाएगा? ए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत, पीलीभीत, सहारनपुर, इटावा या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं। पीलीभीत में भी ये टाइगर रिजर्व है, सहारनपुर से कोई मतलब नहीं है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं मैप पर, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव संरक्षण है, सारा आपको मैप के माध्यम से बताएंगे, है ना। मैप से पढ़ने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको जिले थोड़ा सा याद हो जाते हैं ना, इससे फ़ायदा ही होता है। ये पक्षी वन्य जीव है, पहले राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। ये क्या है? वन्य जीव विहार। क्या है? वन्य जीव विहार। क्या है? वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के। देखिए अमनगढ़ में क्या है? कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। क्या है? अमनगढ़ में। तो ये कहाँ है? अमनगढ़ बिजनौर में। कहाँ पे है? बिजनौर में। कहाँ पे है? बिजनौर में। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ में। क्या है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है? यह है मेरठ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीलीभीत में क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्या है? ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है? ये पीलीभीत। लखीमपुर खीरी में बात याद रखिएगा, यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, किशनपुर वन्यजीव विहार है, और दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों कहाँ पे हैं? ये हमारा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा ये जिला भी है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और दुधवा टाइगर रिजर्व। ये सारे कहाँ पे हैं? लखीमपुर खीरी का है। आगे बढ़ते हैं। कतरनिया घाट वन्य विहार, ये कहाँ पे है? बहराइच का है। कहाँ का है ये क्षेत्र कहाँ पे आता है? बहराइच में आता है। कहाँ पे आता है? ये बहराइच का क्षेत्र है ना। मैप के माध्यम से देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है ये कहाँ पे है? बहराइच में है। तो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पे है? बहराइच में। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर गोंडा, ये क्षेत्र क्या है? गोंडा का। तो गोंडा में क्या है? सोहेलवा वन्यजीव विहार है। क्या है? सोहेलवा वन्यजीव विहार है। अगर हम लोग महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पे सोहागी वरवा वन्यजीव विहार है ना। सोहेलवा वन्यजीव विहार और सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, इससे कंफ्यूज नहीं होना। गोंडा का क्या है? सोहेलवा है ना, और महाराजगंज का क्या है? सोहागी वरवा वन्यजीव विहार, है ना। सोहागी वरवा। देखिए सोहेलवा ये थोड़ा छोटा नाम है और गोंडा का भी छोटा डिजिट का नाम है, तो इससे आप ट्रिक लगा सकते हैं। सोहागी वरवा और ये महाराजगंज, ये बहुत लंबा नाम है, इसमें लेटर्स ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार मतलब महाराजगंज। महाराज और गोंडा से ही आप कंफ्यूज होंगे कि सोहागी वरवा वन्यजीव विहार गोंडा में है कि महाराजगंज में है। नाम बड़ा होने के कारण जिले का भी नाम बड़ा है महाराजगंज और सोहागी वरवा का भी नाम बड़ा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। सोहेलवा कहाँ पे है? सोहेलवा वन्यजीव विहार ये गोंडा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं वाराणसी का। वाराणसी का कछुआ वन्यजीव विहार क्या है? कछुआ वन्यजीव विहार है। ठीक है। चंदौली का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और सोनभद्र का कैमूर वन्यजीव विहार का क्या है? कैमूर वन्यजीव विहार, ये क्या है? वन्यजीव विहार है। ओके, आते हैं चित्रकूट में। तो चित्रकूट में एक ये तो वन्यजीव भी है, टाइगर रिजर्व भी है। रानीपुर वन्यजीव विहार एवं टाइगर रिजर्व, ये वन्यजीव विहार भी है और टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर। कौन सा है? रानीपुर, ये बात याद रखिएगा। अब आ जाते हैं ललितपुर। ललितपुर में एकमात्र है कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो एक बार एक साथ हम लोग फिर से देख लेते हैं मैप को। मैंने सारा बता दिया आपको, है ना। बिजनौर में क्या है? अमनगढ़।
बिजनौर में क्या है, अमनगढ़। मेरठ में क्या है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व। लखीमपुर में 3 है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार, दुधवा टाइगर रिजर्व। बहराइच की बात करें, कतनिया घाट वन्यजीव विहार, और गोंडा में सोहेलवा वन्यजीव विहार, और महाराजगंज में सोहागी वर्बा वन्यजीव विहार। वाराणसी की बात करें तो कछुआ वन्यजीव विहार और चंदौली का चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सोनभद्र का कैमूर वन्यजीव विहार, चित्रकूट का रानीपुर वन्यजीव विहार एवं टाइगर रिजर्व, ललितपुर का महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और यहाँ पे इटावा का छूट गया हमारा, चंबल वन्यजीव विहार। इटावा में क्या है, चंबल, है ना, चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे, इटावा में है ना। चंबल का क्षेत्र है तो नाम भी उसी से रखा गया, चंबल, है ना। ऑलरेडी हमने सारा कवर कर दिया। वापस चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देवा दे दिया गया, आल्हा दे दिया गया, कर्मा दे दिया गया, कजरी दे दिया गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि बात करें हम लोग कर्मा लोक नृत्य की, तो ये सोनभद्र का है, कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि कर्मा तो सोनभद्र का है ना। थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया हो तो कर्मा कहाँ का है, सोनभद्र का है। कजरी कहाँ का है, मिर्जापुर का, बिल्कुल सही। आल्हा कहाँ का है, महोबा का। और देवा कहाँ का, बाराबंकी का, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, है ना, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, आल्हा ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है ना। आल्हा क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र का है ना। देवा बाराबंकी, कजरी एमपी का। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं लोक नृत्य और लोकगीत, लोक नृत्य और लोकगीत, जिससे आपको सुविधा हो। प्रमुख लोक नृत्य, है ना, और प्रमुख लोकगीत। देखिए, चरकुला, चरकुला लोक नृत्य कहाँ पे किया जाता है, ब्रजभूमि में। कहाँ पे किया जाता है, ब्रजभूमि में। पाई डंडा, पाई डंडा कहाँ का है, बुंदेलखंड का। राई भी कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। दीपावली बुंदेलखंड। शौरा ये बुंदेलखंड का है। कार्तिक गीत ये भी बुंदेलखंड का है। कर्मा ये मिर्जापुर और सोनभद्र का है। चौरसिया जौनपुर का। और नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। ये सारे क्या है, लोक नृत्य हैं। क्या है, ये सारे लोक नृत्य हैं। आपको पता होगा ये सारे क्या है, लोक नृत्य है, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अगर प्रमुख लोकगीत की बात करें, जैसे क्वेश्चन में था रसिया, रसिया कहाँ का है, ब्रजभूमि का है। कहाँ का है, ब्रजभूमि का। कजरी कहाँ का है, मिर्जापुर का है, ठीक है। कजरी कहाँ का है, आल्हा कहाँ का है, बुंदेलखंड का। और बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का। और कर्मा कहाँ का है, कर्मा, कर्मा को जैसे बताया था, कर्मा कहाँ का है, ये सोनभद्र का। कहाँ का है, ये सोनभद्र का, है ना। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सोनभद्र का। ओके, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं प्रमुख महोत्सव, जैसे कि अभी क्या दिखाया था कि देवा, देवा बाराबंकी से संबंधित है ना। तो ये मेले हैं, ये सारे क्या हैं, मेले हैं, जिसमें से एक ऑप्शन दे दिया गया आपको, है ना। चलिए आगे फिर क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें आपको दिखा देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। कर्मा किससे संबंधित है, सोनभद्र से। अगला क्वेश्चन है, कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, चित्रकूट, झांसी, जालौन या बांदा। तो आपको बताना है कि ये किस जिले में है, कलिंजर का किला, है ना। कलिंजर का किला, कलिंजर का किला जीतने के ही क्रम में, है ना, किसकी मृत्यु हुई थी, शेरशाह सूरी की। किसकी मृत्यु हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। ये बात भी याद रखिएगा। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कई युद्ध लड़े थे, जैसे चौसा का युद्ध, है ना, चौसा का युद्ध, और किसका, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को हम लोग विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 3940 में हुआ था, है ना। फिर हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि उसके गद्दी पर तो राज कर लेता है शेरशाह सूरी, है ना। शेरशाह सूरी फिर उसकी मृत्यु हो जाती है कलिंजर के किले जीतने के क्रम में, है ना। कोई वो गोला दाग रहे थे, और वो गोला दुश्मन पे ना गिरकर उन्हीं के उस पे गिर गया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। देखिए अनुसंधान परिषद पूछा है ना, कौन सा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। आपको हमने सारा अभी अनुसंधान केंद्र बताया था ना, है ना, सारा अनुसंधान केंद्र बताया था मैंने अभी आपको। तो उत्तर प्रदेश का एक कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो आपको बताना है वो जगह कौन सा है। ये कौन सा है, ये 124 का उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गोरखपुर। तो आपको बताना कहाँ पर है ये, तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है, लखनऊ। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, लखनऊ में। थोड़ा सा मैं मैप पे ले चलती हूँ आपको, सारा आपको दिखा देते हैं जितने भी शोध संस्थान है। वैसे भी मैंने अभी कराया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और सरसरी निगाहों से देखेंगे, सरसरी निगाहों से ना, शोध संस्थान। ठीक है, लखनऊ की बात चल रही थी ना, लखनऊ की बात चल रही थी। तो लखनऊ में क्या था, लखनऊ में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति, है ना, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान, जिसे हम लोग पहले सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन बोलते थे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है ना, गन्ना संस्थान कहाँ पे है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, आपको बताना कहाँ पे है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। गन्ना विकास संस्थान, है ना, शुगर केन से संबंधित कहाँ पे है, लखनऊ में। अगर शुगर की बात करता है तो वो कहाँ पे है, कानपुर में। ओके, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये भी कहाँ पे है, आगरा में, बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये कानपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है ना। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये उन्नाव में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको शोध संस्थान पे ले चलते हैं और सारे आपको इंडिकेट कराएंगे कि आगरा में क्या है ना। जैसे कि ना, देख लेते हैं। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है और नेशनल शुगर केन है। आगरा में क्या है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है। क्या है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये आगरा में है ना। और कौन सा क्षेत्र पूछा था, लखनऊ का तो मैंने आपको बता ही दिया, लखनऊ का हमने बता ही दिया था, है ना। उन्नाव कहाँ गया, उन्नाव कहाँ पे है, ये, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लेजर टेक्नोलॉजी पार्क किसे कहाँ पे है, उन्नाव में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। माघ मेला दे दिया गया, मेला दे दिया गया है, और साथ ही साथ जिला दे दिया गया, किस जिले में है। तो माघ मेला इलाहाबाद में होता है, जो आपका अभी का वर्तमान नाम प्रयागराज है, बिल्कुल बात सही है। झूला मेला झांसी में होता है, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी, है ना। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, माघ मेला तो हर साल लगता है प्रयागराज में, बिल्कुल बात सही है। पशु मेला बटेश्वर में लगता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। देवा मेला ये बाराबंकी में लगता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। लेकिन झूला मेला कहाँ पे लगता है, वृंदावन में। कहाँ पे, वृंदावन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये आसानी से कर सकते थे आप लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अब आपको ले चलते हैं विभिन्न मेला उत्सव में, है ना, मेला और उत्सव का। मेला और उत्सव एक साथ देख लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, कौन कौन से मेले लगते हैं। प्रमुख मेले और जिले, है ना, प्रमुख मेले और जिले। देखिए,
अगर हम लोग स्टार्ट करें सहारनपुर से, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? शाकुंभरी देवी मेला। कौन सा? शाकुंभरी देवी मेला लगता है। मेरठ में कौन सा लगता है? नौचंदी मेला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेरठ में नौचंदी मेला। हापुड़ में कौन सा लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर मेला। कौन सा? आपको दिखता भी रहे, विजुअल भी रहे। हापुड़ में कौन सा लगता है? गढ़ मुक्तेश्वर मेला। बुलंदशहर में कौन सा लगता है? बाल सुंदरी देवी मेला, जिसे अनूप शहर में लगता है। अगर हम लोग बात करें मथुरा की, मथुरा में हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में। कंस मेला, गुड़िया मेला, ये वृंदावन का है। श्रावण व जन्माष्टमी मेला है ना। देव छठ मेला, झूला मेला, ध्रुपद मेला, ये सारा कहाँ का? मथुरा का, मथुरा के वृंदावन का ना, सारा कहाँ का है? मथुरा या वृंदावन का है। देव छठ मेला, झूला मेला, ध्रुपद मेला, ये सारा कहाँ का है? ये सारा कहाँ का है? ये मथुरा का है। मथुरा कहाँ पे है? वृंदावन में ही है। अब एक बार और देख लेते हैं मथुरा में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। हरिदास जयंती, कंस मेला, गुड़िया मेला, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, देव छठ मेला, झूला मेला व ध्रुपद मेला। ओके, ये सारे कहाँ के हैं? मथुरा के। आगे बढ़ते हैं, आगरा में देख लेते हैं बटेश्वर मेला। जैसे अभी क्वेश्चन में ही था बटेश्वर मेला, है ना। ये कौन सा है? पशु मेला है, ऊंट मेला है। अगर ऑप्शन में पशु मेला साथ साथ ऊंट मेला भी दे दिया जाए तो दोनों क्या होंगे? ये दोनों ही सही होंगे, है ना। ये बात भी याद रखिएगा। ओके, तो कौन सा है? पशु मेला, ऊंट मेला, है ना। और यहाँ पे नवरात्र, गणगौर मेला, कैलाश मेला, ये देखिए गणगौर उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। उसी तर्ज पर गणगौर मेला मनाया जाता है कहाँ पे? आगरा में, क्योंकि आगरा और मथुरा का बॉर्डर शेयर करता है हमारा राजस्थान, है ना। क्या शेयर करता है? बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान। तो गणगौर उत्सव भी अगर पूछ ले, गणगौर उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। यहाँ पे ही कैलाश मेला मनाया जाता है आगरा में। बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद की, है ना। फर्रुखाबाद में मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगेरा रामपुर मेला और श्रावणी मेला, ये सारे कहाँ के? फर्रुखाबाद। ये जनरल पूछे नहीं जाते, लेकिन ध्यान दे के पढ़ लीजिएगा, है ना, कभी भी पूछ सकता। बांदा, बांदा का क्या है? कलिंजर मेला, है ना। कलिंजर मेला कहाँ का है? बांदा का है। चित्रकूट का रामायण मेला, चित्रकूट का है क्या है? रामायण मेला। और प्रयागराज का है शिल्प मेला। महाकुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? 6 वर्ष में लगता है। और माघ मेला प्रतिवर्ष माघ में लगता है। माघ के महीने में, जनवरी, दिसंबर और जनवरी के मध्य में क्या लगता है? माघ मेला लगता है। शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और माघ मेला, ठीक है। अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले तो राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ पे लगते हैं? मथुरा में 86। कितने? 86। कानपुर में, उसके बाद फिर हमीरपुर, झांसी, है ना, आगरा, फतेहपुर। सबसे ज़्यादा लेकिन मेले की बात करें तो मथुरा में लगते हैं। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत है, इसलिए विंध्याचल देवी मेला, है ना। वाराणसी का देख लेते हैं, नक कटैया मेला, रथ यात्रा मेला और ध्रुपद मेला। कई बार एग्जाम में पूछा है ध्रुपद मेला, तो कहाँ का है? ये वाराणसी का। कहाँ का है? वाराणसी का। बलिया में देख लेते हैं दादरी मेला, दादरी मेला ये पशु मेला है। कहाँ का है? ये बलिया का। ओके, आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला। गोरखपुर का है खिचड़ी मेला। कौन सा है? खिचड़ी मेला। अयोध्या, है ना, अयोध्या में जैसे कि राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे कौन कौन से मेले होते हैं? परिक्रमा मेला और रामायण मेला, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध मेले हैं अयोध्या के। बाराबंकी के देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, देवा शरीफ का मेला और देवी पाटन का मेला। देवा शरीफ का मेला और देवी पाटन का मेला कहाँ पे है? ये बाराबंकी का। हरदोई में देख लेते हैं, हरदोई में बेरिया घाट मेला और सैयद सलाम उर्स ये मनाया जाता है हरदोई में। लखीमपुर खीरी का गोकर्णनाथ मेला है, ये कहाँ का है? लखीमपुर खीरी का। अगर बात करें हम लोग शाहजहांपुर, शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पे ढाई घाट मेला है। और कासगंज, कासगंज की बात करें, है ना, छोटे छोटे मेले हैं ये। कासगंज की बात करें तो ये है सोरो मेला। रामपुर में फागुल मेला मनाया जाता है ना। और मेरठ का नौचंदी मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं? तो ये मथुरा में लगते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। सारा आपको एक ही मैप में दे दिया जितने भी मेले लगते हैं यूपी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
कौन सा गलत होगा? ये झूला मेला कहाँ पे लगता है? वृंदावन मथुरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ था? आपको बताना है वो कब से आरंभ हुआ था। फरवरी 2020 से, मार्च 2021, जनवरी 2022 से, या जुलाई 2022 से? तो ये फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ था, है ना। कौन सा? मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था आपको, सोनभद्र ऐसा क्षेत्र है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता था। कितने राज्यों से? तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता था। सहारनपुर ये कितने राज्यों से करता था? एक तो उत्तराखंड से करता था, हिमाचल प्रदेश से करता था और हरियाणा से करता था। तो ये 3 राज्यों से करता है। गौतम बुद्ध नगर ये दिल्ली से करता है, और किससे करता है? हरियाणा से। दिल्ली से 2 क्षेत्र इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, गाजियाबाद, एक गौतम बुद्ध नगर। लेकिन हरियाणा से गाजियाबाद बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन गौतम बुद्ध का थोड़ा सा पार्ट हरियाणा से लगा हुआ है। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा की बात हुई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। मैंने मैप के माध्यम से आपको सारा कुछ बताया हुआ है। रिवाइज करना हो तो वीडियो आप पीछे जाके बैक जाके इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपदों से होकर प्रभावित होती है? जैसे आपको सभी को पता है, गंगा बिजनौर से एंट्री करती है और कहाँ से निकलती है? बलिया से प्रवेश करती है बिहार में। तो इसका पूछा गया है कि कितने जनपद, जिलों से, जनपद मतलब क्या होता है? जिला, डिस्ट्रिक्ट, कितने जिलों से गुजरती है, ये बहती है? 21, 28, 32 या 34? तो आपको बताना है कितने जिलों से ये बहती है। तो कितने जिलों से बहती है ये? कितने जिलों से बहती है? तो 28 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहती है ये? 28 जिलों से बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। भारत की पवित्र नदी गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 28 राज्यों से। प्रवेश कहाँ से करती है? बिजनौर से, और निकलती कहाँ से है? बलिया में। ओके। और जमुना कितने राज्यों से बहती है? तो 19। यमुना नदी कितने राज्यों से बहती है? तो 19 जिलों से, 19 जिलों से, है ना। यूपी के 19 जिलों से ये प्रवाहित होती है यमुना नदी। और गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। ओके। अगर मैं आपको दिखा दूं कि गंगा यमुना कहाँ से बहती है, एरिया वाइज, जिले वाइज, है ना, कहाँ कहाँ बहकर जाती हैं। जैसे कि इसका मेरा पहला मैप था ये, है ना। ठीक है, ये बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है ना। गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है ना। गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, जाती है मेरठ, मेरठ से अमरोहा, अमरोहा से हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, संबलपुर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कन्नौज, हरदोई, है ना, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, है ना, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौसाम्बी, प्रयागराज, भदोही, है ना, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, और यहाँ से निकल जाती है बाहर। अगर हम लोग बात करें यमुना रिवर की जो कि है, ये कितने जिलों से? 28 जिलों से। कितने? 28 जिलों से। यमुना नदी सहारन नदी से प्रवेश करती, इनका प्रवेश द्वार ये है, ये यमुना रिवर है। शामली से हो, देखिए इसका डायरेक्शन देखिए, यमुना नदी ऊपर से आती है, इधर साइड से बहते हुए कहाँ जाती है? ये प्रयागराज में मिल जाती है। तो सहारनपुर से प्रवेश करती, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, उरैया और कानपुर देहात, है ना, और ये हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, है ना, कौसाम्बी में भी है इसका। तो प्रयागराज में जाके ये गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? संगम में क्या है? मिल जाती है। ओके, ये बात भी याद रखिए। इसका मैंने पूरा एरिया दिखा दिया आपको यमुना रिवर का। और ये है गंगा प्रवेश कहाँ करती है? बिजनौर से, और निकलती कहाँ है? बलिया से। और यमुना नदी प्रवेश करती है सहारनपुर से, मर्ज संगम में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 28 जिलों से बहती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को बर्ड इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र माना गया है ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी झील को, क्वेश्चन क्या है, कौन से झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। राधाकुंड झील, समान पंछी विहार झील, समसपुर पंछी विहार झील या सरसई नावर झील। तो आपको बताना है कौन से झील को माना गया है, कौन से झील को माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरसई नावर झील। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसे सरसई नावर झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार हैं ना, जितने भी पंछी विहार हैं उन सबको एक साथ आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। मैप के माध्यम से देखिए, मैप के माध्यम से आप क्वेश्चन करने में कितना मज़ा आता है ना, उसके साथ साथ 2-4 चीज़ें और भी पता चल जाती हैं, है ना। पंछी विहार है ना, उत्तर प्रदेश के पक्षी वन देखिए, अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध नगर से, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है, ओखला पक्षी विहार। कौन सा है, ओखला पक्षी विहार है। अगर हम लोग अलीगढ़ की बात करें तो सेखा झील पक्षी विहार, और उसके नीचे आते हैं हम लोग एटा। देखिए एटा और पटना, ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसे आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। एटा पटना, एटा पटना। तो एटा में कौन सा है, पटना पक्षी विहार। कौन सा है, पटना पक्षी विहार। अलीगढ़ में कौन सा है, सेखा झील। ओखला कहाँ पे है, ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर के। आगरा की बात करें तो सुर सरोवर पक्षी विहार, है ना। ये सब क्या है, आर्द्र भूमियां भी है। सुर सरोवर पक्षी विहार क्या है, आर्द्र भूमि भी है। तो सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे, आगरा में है। कहाँ पे, आगरा में। मैनपुरी में क्या है, समान पक्षी विहार। क्या है, समान पक्षी विहार। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर आजाद है, जिसका नवाबगंज पक्षी विहार नाम है ना, नवाबगंज पक्षी विहार। महोबा की बात करें तो विजय सागर पक्षी विहार। क्या है, विजय सागर पक्षी विहार है। रायबरेली की बात करें तो समसपुर, क्या है, समसपुर पक्षी विहार है। प्रतापगढ़ की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ओके, अगर हम लोग बलिया की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग सुरहाताल पक्षी विहार कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। तो बलिया में जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार है। और आगे देख लेते हैं, संत कबीर नगर में बखीरा, कबीर। देखिए कबीर और बखीरा थोड़े सिमिलर लगते हैं ना, याद करने का ट्रिक है ये, है ना। इसको आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। संत कबीर नगर, तो कबीर से बखीरा। कबीर नगर में क्या है, बखीरा पक्षी विहार। गोंडा पार्वती आरगा गोंडा। तो पार्वती आरगा कहाँ पे है, गोंडा में है। सांडी पक्षी विहार, ये कहाँ पे, हरदोई में है। सांडी कहाँ का है, ये हरदोई का है। कन्नौज का क्या है, लाख बहोसी पक्षी विहार। कन्नौज का है, कहाँ का है ये, कन्नौज का है। और देख लेते हैं, तो ये सारे पक्षी विहार हो गए ना, आपके सारे पक्षी विहार हो गए, कवर हो गए, है ना। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी विहार, है ना। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, ये सबसे बड़ा है, लाख बहोसी। सबसे बड़ा लाख बहोसी। देखिए लाख ही है, लाख क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा लिंक करके, है ना। वो सबसे छोटा है तो सेखा पक्षी विहार, सेखा झील पक्षी विहार कहाँ पे है, अलीगढ़ में। सेखा क्या है, सबसे छोटा है। क्या है, सबसे छोटा। ओके, चलते हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। कौन सा है ये हमारा, जिसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है, सरसई नावर झील। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है ना। विंध्य क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तो पूछा गया है उसका स्थानीय नाम क्या है। अलग अलग क्षेत्रों में मृदा का स्थानीय नाम अलग अलग है, तो इसमें पूछा गया है
विघ्न क्षेत्र का पूछ लिया गया है कि वहां का आप स्थानीय आप बताइए क्या है नाम, क्या है नाम इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है। मृदा का स्थानीय नाम क्या है, तो आपको बताना है स्थानीय नाम। तो उसका नाम क्या है, काप, उपरहार, भौंटा या पड़ुआ। तो आपको बताना है कहाँ का पूछा है, विंध्य क्षेत्र का। कहाँ का पूछा है, विंध्य क्षेत्र का। यूपी में सबसे ज्यादा जड़ोड़ मृदा पाई जाती है ना, नदियों द्वारा बहाई गई नवीन मृदा, जड़ोड़ मृदा को खादर कहते हैं, जो पुरानी है वो बांगर है। ओके, तो विंध्य क्षेत्र में पाई जाने मृदा का स्थानीय नाम क्या है, उसका नाम है भोंटा। क्या नाम है, भोंटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, है ना। जड़ोल मृदा को कहीं कहीं काप मृदा भी बोला जाता है ना, खादर को कछारी मृदा, दोमट मृदा, खादर को क्या बोला जाता है, दोमट मृदा, कछारी मृदा, है ना, मटियार, ये सारे क्या हैं, ये खादर के नाम हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, मथुरा, पीलीभीत, महाराजगंज या गोरखपुर, है ना। कौन सा सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, मथुरा, पीलीभीत, महाराजगंज या गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या जो है गोरखपुर सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। सबसे कम की बात करें तो मथुरा, सबसे कम का बात करें तो मथुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर या आगरा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है ना। अगर उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे पुरानी नहर की बात करें तो उसका आंसर है पूर्वी यमुना नहर। क्या है, पूर्वी यमुना नहर, यमुना नहर से निकाली गई है। ये कब बनी थी, 1830 में। कब बनी थी, 1830 में। सबसे पुरानी है ये, है ना। 1830 में बनाई गई थी, किसके द्वारा पूछ ले बनाई गई थी, तो शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था ये। लेकिन शाहजहां तो थे नहीं, फिर ये 1630 होगा, है ना। इसको हटा दो, कंफ्यूजन है ना, हटा दीजिए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन शाहजहां का कार्यकाल तो इतना तक था ही नहीं, है ना। जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया मे बी वहाँ पे गलत दे दिया हो। ऑलराइट, तो पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाया गया था, सबसे पुराना नहर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल या न्यायमूर्ति, या फिर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, इनमें से कोई नहीं थे। अगर वर्तमान की बात करें तो संजय मिश्रा। वर्तमान के कौन है, संजय मिश्रा है। वर्तमान के कौन है, संजय मिश्रा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी। किसान बही योजना, है ना, किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1998, 1992, 2001 और 1991। तो किसान बही योजना की स्थापना यूपी में कब हुई थी, तो 1992 में। कब हुई थी, 1992 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बी ऑप्शन। देखिए, किसान बही योजना से क्या है कि ये जब जमीन की रजिस्ट्री वगैरह होती है किसान लोगों की, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है ये डॉक्यूमेंट्स। किसान बही योजना जो यूपी में कब लाया गया, तो 1992 में। अगला है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर में, तेल शोधक कारखाना आगरा या मॉडर्न बेकरीज या लखनऊ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कानपुर लिमिटेड या तेल शोधक कारखाना आगरा या मॉडर्न बेकरीज लखनऊ। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, एक ही सुमेलित है, बाकी सारे गलत है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये कहाँ है, झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ में। ये कहाँ पे है, लखनऊ में, है ना। और तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। कहाँ पे है, तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है। मथुरा में, कहाँ पे, मथुरा में। और मॉडर्न बेकरीज ये कहाँ पे है, कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में, है ना। ये बात याद रखिएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। अगला है, नया सवेरा योजना का संबंध है कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से या सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से। कौन सा है ये,
नया सवेरा। तो नया सवेरा योजना का संबंध है श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, बरेली, मथुरा या मेरठ? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, मेरे सारे पक्षी जो भी हमने अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर बताया उसमें आपको मिल जाएगा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? ये है बरेली में। कहाँ पे है? बरेली का इज्जत नगर। कहाँ का? बरेली का इज्जत नगर, है ना, हमने बताया था, आपको दिखाया था मैप के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है गोरखपुर, प्रयागराज, रामपुर या लखनऊ? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, रामपुर या लखनऊ? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। कहाँ पे? रामपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है ना? किसके? यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कहाँ पे खोज की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ पे किया गया? ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई है ललितपुर में। अब थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं जितने भी खनिज संसाधन हैं, है ना, यूपी के बहुत कम जिलों में है। वो अगर यूपी का दक्षिण भाग देखेंगे तो पठारी क्षेत्र है, तो वहीं से जो भी मिलना होता है हमारे मिनरल्स वगैरह वहीं पे मिलते हैं। जैसे खनिज संसाधन, है ना, खनिज संसाधन वाला क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए अलीगढ़ कांच के लिए प्रसिद्ध है, कांच बालू के लिए। मथुरा क्वार्टजाइट के लिए, है ना। आगे देख लेते हैं जालौन ग्रेनाइट के लिए। कौन सा? जालौन क्षेत्र। झांसी कांच बालू, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर पोटास लवण, है ना, डायस्पोर पोटास लवण या सेल खड़ी एस्बेटस जिप्सम, ये सब के लिए किसका है? झांसी। आगे देख लेते हैं महोबा। ये क्या है? महोबा। महोबा से डायस्पोर पायरोफाइलाइट, है ना। ललितपुर का देख लेते हैं तांबा, तांबा का सोनराई क्षेत्र। यूरेनियम, जैसे क्वेश्चन हमारा क्या था, यूरेनियम, लॉक फास्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफाइलाइट या डायस्पोरा। देखिए ये यूपी के दक्षिणी भाग में ही सारे मिनरल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये दक्षिण, ये है हमारा पठारी क्षेत्र है ना, जो हमारा प्रायद्वीप पठार का इसमें क्षेत्र भी आता है दक्षिणी भाग में। इसी वजह से यहाँ नीचे की तरफ दक्षिण यूपी के दक्षिणी भाग में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे हमीरपुर का क्या है? पायरोफाइलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोरा या सेल खंडी। बांदा में हीरा, डोलामाइट, बॉक्साइट, बेस मेटल्स, रॉक फास्फेट या मैग्नेसाइट या कांच बालू। अगर बात करें प्रयागराज की, चित्रकूट में कांच बालू, प्रयागराज में कांच बालू, पोटास लवण, क्वार्टजाइट, है ना। मिर्जापुर का डोलोमाइट। सोनभद्र में देख लेते हैं संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला और सोना। ये सारा कहाँ है? कोयला का क्षेत्र सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पे है? यूपी का सोनभद्र। ओके। मिर्जापुर का डोलामाइट और एंडालूसाइट पाइराइट्स, इमारती पत्थर जिसे हम सैंडस्टोन बोलते हैं। हीरा जंगल क्षेत्र में, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले और डोलोमाइट, है ना। वाराणसी का मैग्नेसाइट और बॉक्साइट। चंदौली में क्या क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है, कांच बालू, पोटास लवण, सैंडस्टोन, क्वार्टरजाइट, है ना। ये सारे कहाँ पे मिलते हैं? हमारे चंदौली में। देखिए ऊपर के क्षेत्र में नहीं मिलता क्योंकि ये दक्षिणी भाग जो है यूपी का वो पठारी क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स वगैरह खनिज संसाधन मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? यूरेनियम के क्षेत्र कहाँ पे मिलते हैं? ललितपुर में, है ना। कहाँ पे? ललितपुर में। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ जीएस वर्ग का टेस्ट 1। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। काफ़ी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है कि रिवीजन के लिए बहुत कारगर होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। इस समय क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा, क्वेश्चन के साथ रिवीजन करने से फ़ायदा होगा। क्वेश्चन साथ में आपका वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, उससे मिलते जुलते अन्य क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, है ना। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।